हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है सुशील कुमार साव और मेरे चैनल को आपको स्वागत है। तो जो भी इस वीडियो को पहली बार और मेरे चैनल को पहली बार आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल बटन को और घंटी बटन को दबा दो। तो चलिए शुरुआत करते हैं, जो कि आपका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का है। हम लोग एग्जाम्पल 1.4 को समझेंगे, ठीक है। तो जो एग्जाम्पल 1.4 है थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, इसलिए जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ ए पॉइंट और बी पॉइंट करके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो वो पहले क्या क्वेश्चन में लिखता है कि क्या है, कूलम्स लॉ के बारे में बोल रहा है। कूलम्स लॉ के बारे में बोल रहा है और क्या बोल रहा है, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में बोल रहा है। जो दो स्टेटमेंट लिखा है बुक में, ये दोनों चीज के बारे में बोल रहे हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कोई एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है दो चार्जेस के बीच में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर ऑफ द इन्वर्स, ठीक है। मतलब ये डिस्टेंस का स्क्वायर जो होगा उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसका, स्क्वायर का। ये वो बोल रहा है, ठीक है। जो पहला दो स्टेटमेंट लिखा है इस तरह का वो लिखा है, ठीक है। तो कूलम्स लॉ कहाँ पे लगता है, जहाँ पे चार्जेस होता है। तो यहाँ पे Q1 इंटू Q2 का चार्जेस रहेगा। और ग्रेविटेशनल लॉ कहाँ पे लगता है, जहाँ पे दो मास का इंट्रैक्शन होगा, मतलब मास M1 होगा M2 होगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। द कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe एंड ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। तो ये दोनों को क्या करना है, दोनों का स्ट्रेंथ को कंपेयर करना है। कैसे करना है, बाय डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, Fe बाई Fg को निकालना पड़ेगा। Fe बाई Fg को निकालना पड़ेगा किसके बीच में, फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहले ये जो दो रेशियो आएगा किसके बीच में करना पड़ेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, और किसके बाद, और फॉर टू प्रोटॉन्स। तो Fe बाई Fg का वैल्यू निकालना पड़ेगा किसका, दो प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। तो इसको हम लोग निकालेंगे और दूसरा वाला बिट को बाद में देखेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको निकालते हैं कैसे। तो मैं इस बोर्ड को दो पार्ट कर रहा हूँ। पहला पार्ट में करेंगे फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। तो पहले क्या करेंगे, एक ठो इलेक्ट्रॉन है और एक ठो प्रोटॉन है, उसके बीच में क्या निकालना है, Fe बाई Fg, उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका स्ट्रेंथ मिल जाएगा। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आ जाएगा, दो प्रोटॉन रहेगा, ठीक है, दो प्रोटॉन रहेगा, उनके बीच में क्या निकालना है, Fe बाई Fg, यही पूछा है, ठीक है। तो हम लोग एक ठो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, E माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और एक ठो प्रोटॉन लेते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं E प्लस में। तो यहाँ पे कूलम्स लॉ अगर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये सेंटर से क्या होगा, फोर्स आएगा, सेंटर से सेंटर कनेक्ट होगा फोर्स। तो यहाँ पे जो Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स पड़ेगा वो एक तो सेंट्रल फोर्स है, ठीक है। और ये एक तो नेगेटिव चार्ज है, एक तो पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन रहेगा। तो अगर अट्रैक्शन रहेगा तो इसको मैं बोल दिया Fe, ठीक है। तो अगर Fe को निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, Fe हम लोग कूलम्स लॉ जानते हैं कि K Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो K क्या है, K आपका हो गया कूलम्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये Fe का वैल्यू आ गया। तो यहाँ पे हम लोग क्या पुट करेंगे, Q1 Q2 के बीच में पुट करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज का वैल्यू पुट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम रहता है, उसका वैल्यू कितना रहता है। तो यहाँ पे मैं नहीं लिखा हूँ, E क्या होता है, चार्ज होता है, और ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों के लिए सेम रहता है, उसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, K इज इक्वल टू E, ये क्या है, माइनस E है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, माइनस, और ये हो गया प्रोटॉन का, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इनके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा, सेंटर से सेंटर जो डिस्टेंस रहेगा हम लोग वो बोलेंगे R,
ठीक है। तो ये किस तरह निकल के आ गया, माइनस के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। और बुक में भी के का वैल्यू इस तरह लिखा है कि 1/4 एप्सिलॉन 0, जो कि है क्या, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो हम लोग ये जो के का वैल्यू लेंगे, ये जो वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये किसका वैल्यू है, जब हम लोग वैक्यूम और एयर यूज करेंगे। अगर अदर कोई डिफरेंट मीडियम यूज करेंगे तो उसका वैल्यू ये नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं कि ये वैक्यूम के अंडर है, दोनों वैक्यूम और एयर के अंडर में है, दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है। तो अभी इसका वैल्यू हम लोग नहीं यूज करेंगे, मैं यहाँ पे के का वैल्यू लेके यूज करूंगा। तो आप देख सकते हो कि एक पॉजिटिव है और नेगेटिव है, यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है। तो जो इसका निकल के आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इसलिए मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि जो नेगेटिव साइन हम लोग इस प्रॉब्लम में देखेंगे वो अट्रैक्टिव फोर्स होगा, और जो पॉजिटिव साइन होगा वो क्या होगा, रिपल्सिव होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, तो यहाँ पे अट्रैक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव लिख दिया, नेगेटिव साइन, ठीक है, ये हो गया। और ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, वो उसका खुद का कुछ मास है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 × 10⁻³ kg, और मास ऑफ प्रोटॉन क्या है, 1.67 × 10⁻27 kg। तो ये सब वैल्यू को आपको याद रहना चाहिए और इसको रटना चाहिए, नहीं तो आप आगे जाकर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया इतना वैल्यू। और ये इलेक्ट्रॉन है और ये प्रोटॉन है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी जो इलेक्ट्रॉन है उसका कुछ मास है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन। तो दो मास अगर आ जाए कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे क्या इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड का इंटरेक्शन होता है। और ग्रेविटेशनल फील्ड ऑलवेज सेंट्रल फोर्स, मतलब वो ऑलवेज अट्रैक्टिव रहता है। कभी कभी आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैं Fg लिख रहा हूँ, Fg को क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स भी लिखा हुआ है, ग्रेविटेशनल फोर्स, और Fe क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप देख सकते हो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कभी कभी अट्रैक्टिव हो सकता है, कभी कभी रिपल्सन हो सकता है। मतलब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव है इसलिए अट्रैक्टिव हो रहा है, लेकिन दो अगर प्रोटॉन में केस में देखेंगे, दो प्रोटॉन है पॉजिटिव पॉजिटिव, तो वहाँ पे रिपल्सन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर Fg का वैल्यू अगर पाना चाहते तो क्या होगा, Fg क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या है, G × m1 × m2/r²। तो आप देख सकते हो ये क्या, एक तो अट्रैक्टिव फोर्स है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस साइन लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख दिया साइन को, नेगेटिव साइन अगर है तो ये अट्रैक्टिव फोर्स है। तो Fg ऑलवेज है, Fg जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो यहाँ पे मैं माइनस साइन ले लिया, तो G का यहाँ पे लिख दिया। तो मास 1 है, मास 2, तो मास 1 क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है me, और मास 2 क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई r², और ये माइनस हो गया। अभी क्या हम लोग को निकालना चाहिए, Fe/Fg। तो Fe का वैल्यू ये मिल गया और Fg का वैल्यू ये मिल गया, दोनों का रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को ये वाला पहला वाला जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स, उसका स्ट्रेंथ क्या है रेशियो के फॉर्मेट में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, तो Fe/Fg उसको क्या मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ, मॉड ले रहा हूँ, तो ये नेगेटिव साइड कट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ke²/r²। ये हो गया Fe का वैल्यू, Fg का वैल्यू क्या हो गया, Gmemp डिवाइडेड बाई r²। ये जो Fe/Fg किसका है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ जो रेशियो ले रहे हैं फोर्स का वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में होगा। तो ये r² कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ke²/Gmemp, ठीक है। तो ये k का वैल्यू क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, इसको आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद E का वैल्यू क्या है, E चार्जेस होता है, चार्ज का वैल्यू क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है जो कि फंडामेंटल चार्ज है, तो यहाँ पे
उसका वैल्यू हो गया 1.6 इंटू 10 टू द माइनस कूलम। जी का वैल्यू इस तरह पे लिख दिया हूँ 6.674 इंटू 10 टू द माइनस 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर इसका वैल्यू पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, Fe/Fg का वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39। इसका क्या यूनिट रहेगा, फोर्स और फोर्स के अगर रेशियो लेंगे तो क्या होगा, न्यूटन न्यूटन कट जाएगा, तो यहाँ पे रेशियो में कुछ नहीं आएगा। तो ये एक तो डायमेंशनल क्वांटिटी है, ठीक है। कौन सा वाला, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी इंटू एम ई इंटू ए पी, ये क्या है, डायमेंशनल क्वांटिटी। इसको इसलिए बोल रहा हूँ डायमेंशनल लेस क्वांटिटी, क्योंकि आप एक्सरसाइज 1.3 आप जाओगे, जब एक्सरसाइज का प्रॉब्लम करोगे 1.3 में जाओगे, वही वाला पूछा है, के स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी ई एम पी कैसे डायमेंशनल लेस क्वांटिटी आपको प्रूव करना पड़ेगा और उसका वैल्यू कितना है प्रूव करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी मैं ऑलरेडी क्वेश्चन वीडियो बना दिया हूँ जो एक्सरसाइज 1.3 का है, वहाँ पे आप जाकर दे सकते हो, ठीक है। तो आपका जो रेशियो हम लोग को निकालना था वो हमको अभी निकल गया। ये किसके बीच में था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में था। अभी हम लोग को किस में निकालना है, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में निकालना है, ठीक है। तो इस तरह आप देख सकते हो कि प्रोटॉन को हम लोग क्या में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ई प्लस में, और इस प्रोटॉन को ई प्लस में कर रहे हैं। दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, आर डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर कूलम्स लॉ को यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे दो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या होता है, रिपेल करता है। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो लाइक चार्जेस है जो कि पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, जो फोर्स आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा वो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स रहेगा। तो यहाँ पे एफ ही लिख दिया हो, ठीक है। और यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन होगा, एक तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा और एक तो मास ऑफ प्रोटॉन होगा, दो मास है। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेविटेशन का फोर्स आएगा जो कि एक तो सेंट्रल फोर्स है, तो यहाँ पे एफ जी। तो हम लोग जानते हैं कि एफ जी ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये बार बार बोल रहा हूँ, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कभी कभी अट्रैक्टिव होता है, कभी कभी रिपल्सिव होता है, ठीक है। तो अभी इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे दो प्रोटॉन है, तो एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, एफ का वैल्यू फॉर ए प्रोटॉन के बीच में हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा के, तो यहाँ पे क्या रिपल्सिव हो रहा है, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव साइन रहेगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन रह गया। तो के Q1 इंटू Q2, तो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, तो ये हो गया ई स्क्वायर, डिस्टेंस हो गया क्या दोनों के बीच में, आर, तो ये हो गया डिस्टेंस। तो एफ का वैल्यू ये हो गया एफ जी, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू प्रोटॉन। अगर उसको करेंगे तो क्या होगा, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा, तो ये, और जी मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई आर स्क्वायर, और इसको लिख सकते हो जी एम मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और ये नेगेटिव साइन आ गया। तो एफ ही एफ जी का मिल गया। तो अभी इसको क्या रेशियो निकालना है स्ट्रेंथ के लिए, तो एफ ई बाई एफ जी बिटवीन ए प्रोटॉन एंड प्रोटॉन, दो प्रोटॉन के बीच में दोनों का रेशियो क्या होगा, के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर जी एम पी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, मॉड ले लेंगे, आर स्क्वायर कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, के ई स्क्वायर बाई जी एम पी स्क्वायर, ठीक है। तो अभी क्या करना है, के का वैल्यू है 9.9 इंटू 10 टू द 9, उसको लेना है। ई का वैल्यू ये से यहाँ से लेना है 1.6 इंटू 10 टू द माइनस 19 कूलम, जी का वैल्यू यहाँ से लेना है, और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू यहाँ से लेना है और उसको स्क्वायर करना है। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तब हम कितना रिजल्ट आ जाएगा, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 31, ठीक है। तो दो चीज निकल के आ गया, क्या आ गया, अगर रेशियो बिटवीन ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, अगर कितना वैल्यू आ गया, 2.4 इंटू 10 टू द पावर 39, और एफ ई बाई एफ जी बिटवीन प्रोटॉन एंड प्रोटॉन क्या हो गया, 1.3 इंटू 10 टू द पावर 31।
तो ये दोनों चीज को देखने के बाद आपको तो रिजल्ट मिल गया, कंपेयर करना था क्या, कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशन फोर्स बाय डिटरमाइनिंग द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड फॉर एन इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इसको मैं लिख दिया, और फॉर 2 प्रोटॉन्स इसको मैं लिख दिया। ठीक है, तो इस दोनों के बीच में क्या सिग्निफाई करता है, इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगा। तो पहले इसको आप अच्छे से लिख दो, लिखने के बाद मैं आपको बताता हूं उसका मीनिंग क्या है। लिख दिए, अभी मिटा रहा हूं, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है क्योंकि ये जो सेकंड वाला बीट है वो भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अगर देखेंगे तो ये हो गया Fe/Fg कितना हो गया 2.4 इंटू 10⁻39। तो आप यहां से देखते हो कि नहीं ये किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में। तो Fe इज वेरी वेरी ग्रेटर देन Fg। तो यहाँ आप देख सकते हो कि एक तो इलेक्ट्रॉन है E नेगेटिव है और एक तो पॉजिटिव E पॉजिटिव है प्रोटॉन है, दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत बड़ा है, ग्रेटर देन Fg। ठीक है कि नहीं, Fe का वैल्यू बहुत बड़ा है ग्रेटर देन, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ा है तो Fe का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो आप क्या है इससे ये पता चला कि Fe का वैल्यू अगर यहाँ इसे लिख सकते हो Fe इज इक्वल टू, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 इंटू 10⁻39 इंटू Fg। तो दोनों के बीच में कुछ ग्रेविटेशन का फोर्स रहेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स रहेगा। तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पे भी आप कंपेयर कर सकते हो प्रोटॉन के बीच में भी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए बिट 2 में चलते हैं। एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिकल फील्ड। सो ओनली इलेक्ट्रिकल फील्ड के बारे में बोल रहा है। अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है और वहां पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है तो वहां पे एक्सीलरेशन कितना होगा, कब, इलेक्ट्रोस्पोर्ट ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग अपार्ट। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का आप वैल्यू याद रखना पड़ेगा 10⁻⁻10 मीटर, बहुत इजी है। 1 आर्मस्ट्रॉन्ग को ऐसा यूनिट में ऑलवेज में रखते हैं मीटर में, तो 10⁻⁻10, जितना 10 है उतना -10 में पावर रखेंगे। तो ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। तो अभी करते हैं। तो 2 केस के लिए यहाँ पे मैं करूंगा, वहां पे इलेक्ट्रिकल फोर्स दिया है, मैं दोनों के लिए बोलूंगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और मैं चाहता हूं कि ये बुक में नहीं लिखा है, सिर्फ एक स्टेटमेंट लिख दिया है, लेकिन इसका मैं कैलकुलेशन करके आपके लिए लिख दूंगा। ग्रेविटेशन फोर्स किसके बीच में, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक तो प्रोटॉन है, किसके बीच में, और एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक तो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है E नेगेटिव और E पॉजिटिव जो कि प्रोटॉन है, दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा मतलब नेगेटिव साइन रहेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इतना लग रहा है। ठीक है, तो Fe का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या है, -KE²/r², और यहाँ पे R का वैल्यू दे दिया कितना, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, और आप बोल सकते हो कि 10⁻⁻10 मीटर, और डाटा गिवन में भी यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ 1 आर्मस्ट्रॉन्ग का वैल्यू 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, तो अगर इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे तो K का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 इंटू 10⁹, E का वैल्यू हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का कूलम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय R हो गया 10⁻10 का स्क्वायर। अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो आप लोग देख सकते हो कि उसका वैल्यू कितना आएगा, उसका वैल्यू आ जाएगा 2.3, इसका वैल्यू आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। तो ये दोनों के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का फोर्स 2.3 इंटू 10⁻⁻ न्यूटन। तो यहाँ पे अगर हम लोग अप्लाई करेंगे सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन, सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे हम लोग का फोर्स का वैल्यू पता है क्या है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, 2 इलेक्ट्रॉन और एक तो इलेक्ट्रॉन और एक तो प्रोटॉन है, उनके बीच में
देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि पूछा क्या है, एस्टिमेट द एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो पहले हम देखेंगे एक्सीलरेशन को मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो ए इक्वल क्या हो जाएगा, एफ बाई एम। तो एफ बाई एम किसका एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन का आ जाएगा मास। किसके फोर्स फील्ड में कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन डिवाइडेड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है 9.1 इंटू 10⁻31 kg है। तो इसका वैल्यू अगर चेक करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻22 kg, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन देखेंगे इन दिस इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड में अगर देखेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोटॉन का एक्सीलरेशन निकाल रहे हैं तो ये मास ऑफ प्रोटॉन रहेगा और सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे रहेगा। तो कितना हो जाएगा 2.3 इंटू 10⁻⁸, ये वाला कहाँ से लाए, यहाँ से लाए, डिवाइडेड बाई 1.67, मास ऑफ प्रोटॉन क्या है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ये न्यूटन में है और ये kg में। तो आप देख सकते हैं कि उसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1.4 इंटू 10⁻⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो आप इजीली क्या आप निकाल सकते हो, एक्सीलरेशन निकाल सकते हो, किसका, इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो, और एक्सीलरेशन निकाल सकते हो प्रोटॉन का। ठीक है, अभी मैं इसको कंपैरिजन कर रहा हूँ ग्रेविटेशनल फील्ड के साथ। तो थोड़ा स्पेस के लिए ये जो एक्सीलरेशन का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.5 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन हो गया आपका 1.4 इंटू 10⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो इसका निकल, अब इसको पहले लिख दो, लिखने के बाद इसको मैं अभी मिटा देता हूँ, और ये वाला जो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2.3 इंटू 10⁻⁻8 न्यूटन। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फोर्स फील्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, दोनों के बीच में क्या लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है Fg। तो Fg का वैल्यू क्या हो जाएगा, Fg का वैल्यू अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव साइन रहेगा, नेगेटिव G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। r का वैल्यू क्या है, वही 1 आर्मस्ट्रॉन्ग, डिस्टेंस बिटवीन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पे लिखा है दे आर 1 आर्मस्ट्रॉन्ग अपार्ट। तो ये हो गया, तो इसको अगर वैल्यू पुट कर देंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11, यहाँ पे 11 होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 9.1 इंटू 10⁻⁻31, मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27, और r स्क्वायर कितना हो जाएगा 10⁻⁻10 का स्क्वायर। तो Fge इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6.67 इंटू 9.1 इंटू 1.67, ये गया 10⁻⁻11 -31 -27, ये क्या हो जाएगा 10⁻⁻10, तो ये टू द पावर स्क्वायर 10⁻⁻10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻20, ऊपर आ जाएगा तो +20 हो जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, उसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा 101.54 इंटू, अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा -49, ये न्यूटन में आएगा। तो Fg का वैल्यू हो गया 1.01 इंटू 10⁻⁻47 न्यूटन।
तो आप कंपेयर कर सकते हो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में जो फोर्स आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे 10⁻⁻8 में है और यहाँ पे देख सकते हो कि 10⁻⁻47 में है। तो आप देख सकते हो कि दोनों को अगर कंपैरिजन कर रहे हो तो Fe और Fg के बीच में कितना डिफरेंस है, ये बहुत स्ट्रांग है और ये बहुत वीक है। ठीक है, तो अभी हम लोग को निकालना क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड। ठीक है, तो क्या होगा, न्यूटन लॉ को अप्लाई करेंगे, F = m है तो A हो जाएगा F/m। तो मास ऑफ, ये मास होगा तो किसका होगा, इलेक्ट्रॉन को होगा और ये Fg होगा। तो Fg का वैल्यू कितना अभी निकाले, 1.01 × 10⁻⁻47 डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 9.11 × 10⁻31 kg। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा, एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका आ जाएगा 1.1 × 10⁻⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी हिसाब से प्रोटॉन का अगर कैलकुलेशन करोगे, यहाँ पे क्या मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 6.05 × 10⁻⁻19 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिकल फोर्स फील्ड है तो यहाँ पे एक्सीलरेशन देखो 10⁻22 में है, लेकिन ग्रेविटेशन का फोर्स में आप देख सकते हो उसका एक्सीलरेशन कितना है, 10⁻⁻15 में। तो यहाँ पे माइनस में आ रहा है और यहाँ पे 10⁻+ में आ रहा है 22 में। तो आप देख सकते हो इसका एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन ग्रेविटेशन फील्ड का। तो आप इस तरह का कंपैरिजन कर सकते हो कि एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन in Fe is greater than acceleration of electron in Fg, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड में अगर देखेंगे, और एक्सीलरेशन ऑफ प्रोटॉन इन Fe is greater than acceleration of proton in Fg। ठीक है, बुक में ये वाला कैलकुलेशन नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। ठीक है, इसको लिख दो। लिखने के बाद और एक तो छोटा चीज एक तो छोड़ गया, वो क्या है, बुक में और एक तो स्टेटमेंट लिखा है कि जो प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, ठीक है, बोर मॉडल जानते हो, बोर मॉडल इजीली, ये हो गया आपका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और ये बाहर में क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन इस तरह का रहता है। तो इसके अंदर क्या रहता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का मतलब ये हो गया आपका न्यूक्लियस। ठीक है, इसको हम लोग अगर न्यूक्लियस बोलेंगे तो इसके बीच में क्या है, न्यूट्रॉन रहता है और प्रोटॉन रहता है। तो इस तरह का वो प्रोटॉन रहता है। तो अभी बोल रहे हैं कि इसको हम लोग तो प्रोटॉन ई पॉजिटिव को प्रोटॉन बोलते हैं। तो इसके बीच में जो डिस्टेंस है हम लोग क्या बोल देंगे उसको, 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो इसको लगाकर वहाँ पे Fe का वैल्यू निकाला है और Fg का वैल्यू निकाला है। ठीक है, Fe का वैल्यू 230 न्यूटन लगा है। तो आप इजीली निकाल सकते हो क्या, E²/r²। R का वैल्यू ये पता हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू प्रोटॉन। तो R का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, E का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पुट करोगे, K का वैल्यू कूलम्स कांस्टेंट का वैल्यू पुट करोगे तो 230 न्यूटन आ जाएगा। और एक ठोल लिखा है कि जो Fg का वैल्यू दिया है, ठीक है, बुक में लिखा था 1.9 × 10⁻34 ये न्यूटन। ये कैसे आया, G मास ऑफ प्रोटॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन बाई r²। R का वैल्यू क्या लोगे, ये 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, तो अगर इसको लोगो तो ये वाला स्टेटमेंट भी आपको क्लियर हो जाएगा बुक में जो लिखा है। तो बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, शायद नहीं हो चुका है,
ठीक है, तो जो भी इस वीडियो को देख रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर विद योर फ्रेंड्स। अगर कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर पूछिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।